हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स अनफोल्डेड में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, तब जाके कुछ समझ में आएगा कि मैंने पूरा कंसेप्ट क्या बताया है। ठीक है, और इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। चलो तो हम आज शुरू करते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ एक अनदर मेथड है ना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का एक दूसरा मेथड है, बट ये केवल सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए यूज होता है ना। बायो-सावर्ट लॉ किसी भी शेप के बॉडीज के लिए यूज होता था, ये सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए यूज होता है और इजीली इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। क्लियर है ना? हम आगे चल के चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तब देखेंगे कि उससे बायो-सावर्ट लॉ से ज़्यादा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है, जैसे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इसको आप लोग चाहो तो लिख भी लेना, मैं इसको समझा देता हूँ। क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोइड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम। फ्री स्पेस बोला इसलिए यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स बोला है। ठीक है, एयर की परमिटिविटी कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट, और परमिएबिलिटी कितनी होती है? म्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में हम परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, एयर की परमिएबिलिटी कितनी होती है? म्यू नॉट। ठीक है, तो क्लोइड पाथ इन एयर और फ्री स्पेस, ठीक है, is equal to mu naught times of the net current which is crossing through the area bounded by the closed path। ठीक है, यहाँ पे हम एक क्लोइड पाथ की बात करेंगे। जैसे गॉसियन सरफेस में, गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस होता था, वो भी एक क्लोइड पाथ होता था, लेकिन वो वॉल्यूम में होता था पूरा। यहाँ पे हम केवल एक क्लोइड पाथ 2 डायमेंशन में देखेंगे, है ना। क्लोइड पाथ 2 डायमेंशन में देखेंगे, वॉल्यूम में नहीं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। आई इन मतलब इनसाइड करंट ऑफ द क्लोइड पाथ। क्लोइड पाथ के अंदर जो करंट है, कोई जो नहीं क्लोइड पाथ आपका सर्कुलर हो, हमने सर्कुलर बना दिया है, किसी भी शेप का आपका क्लोइड पाथ हो सकता है। ठीक है, इसमें यदि एक करंट इन टू द पेज I1 है, आउट टू द पेज I2 है ना, आउट टू द पेज I3 है। ठीक है, ऐसे कई सारे करंट दिया हुआ है, बाहर भी करंट दिया हुआ है, मान लो I5 है ना, आउट टू द पेज इनटू द पेज I6 है ना। आउट टू द पेज को हम सर्किल के अंदर डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और इन टू द पेज को हम सर्किल के अंदर क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो B डॉट डी एल या L क्या रिप्रेजेंट करता है? L रिप्रेजेंट करता है लाइन इंटीग्रल, है ना। 2D क्लोइड पाथ है, लाइन इंटीग्रल। क्लियर है ना, लाइन इंटीग्रल। दूसरा B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। डॉट डीएल, डीएल का एक स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। ठीक है, वेक्टर है ये। ठीक है, म्यू नॉट आपको पता है, आई इनसाइड। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इंटीग्रल ओवर अ क्लोइड पाथ है। देखना सर्किल, इंटीग्रल ओवर अ क्लोइड पाथ। ठीक है, अब दूसरा चीज देखो, आई इनसाइड। हम देखें कि आई इनसाइड क्या, मान लो आपका एम्पियर्स लूप है, ये क्या है? एम्पियर्स लूप हमने बनाया, तो आई इनसाइड का मतलब इस लूप के अंदर करंट क्या है। ठीक है, तो लूप के अंदर मान लो आउट टू द पेज को हमने करंट को प्लस माना, तो हम कहेंगे I2 प्लस I3 माइनस I1, I इंटू द पेज जा रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका I इनसाइड। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इससे, इस I5 और I6 से कोई मतलब नहीं है। किस क्वांटिटी को? ये टोटल क्वांटिटी B डॉट डी एल को कोई मतलब नहीं है ना। B डॉट डी एल है ना, यदि I5 और I6 दिया रहे या ना दिया रहे कोई मतलब नहीं इसको। किससे मतलब है? इनसाइड, क्योंकि B डॉट डी एल किसके बराबर है?
म्यू नॉट आई इनसाइड। तो इनसाइड करंट पे डिपेंड करता है ये क्वांटिटी। बट कहानी यही खत्म नहीं होती, ठीक है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि बी पूछ देता है कभी, है ना, बी पूछ देता है कि सपोज दैट I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 है, I2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 है, सिमिलरली I3 के वजह से V3 है, I4 के वजह से, I4 तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, I5 लेते हैं, I5 के वजह से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड B5 है और I6 के वजह से B6 है। क्लियर है? तो क्या करोगे, इसमें पूछ देता है क्वेश्चन कि ये जो इसके अंदर ये जो B है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लिया हमने, इस P पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, इस पॉइंट P पे हमें यदि B निकालना है, नेट B, तो ये B किस पे डिपेंड करता है, I1, I2, I3, I5, I6 किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता है ना। या ऐसे दे देगा, दिस B विल बी इक्वल टू, है ना, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B5 प्लस B6। क्या ये ट्रू है? या केवल B जो होगा आपका B1 प्लस B2 प्लस B3 के बराबर होगा, केवल इनसाइड करंट्स के वजह से जो फील्ड होगा केवल उसके बराबर होगा, या बाहर वालों करंट के वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा? तो ऑब्वियस है भाई, ऑब्वियस है यहाँ पे कि इस पॉइंट पे इस करंट के वजह से भी आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से भी, इसके वजह से भी, इसके वजह से भी, इसके वजह से भी। तो ये करेक्ट होगा, ये गलत हो जाएगा। तो कभी भी आप एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ोगे तो है ना, म्यू नॉट आई इन तो दिमाग में रखते हो, लेकिन क्या वो किसके लिए, इस टोटल क्वांटिटी के लिए, लाइन इंटीग्रल के लिए, है ना। बी जो है दैट विल डिपेंड ऑल करेंट्स, हियर बी विल डिपेंड्स ऑल करेंट्स, ऑल करंट, ठीक है। यहां तक नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। यहां तक नोट कर लो, चलो फिर अब शुरू करते हैं आगे, ठीक है। यहां देखो, अभी एम्पियर सर्किटल लॉ का बायो सावर्ट से यदि हम ऐसे ही एक प्रूफ टाइप का देखेंगे ना, कि बायो सावर्ट लॉ से हम एम्पियर सर्किटल लॉ को कैसे निकाल लेंगे, है ना। तो मान लो एक यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, मान लो इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इससे r डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट P है, ठीक है। इस पे हमें एक एम्पियर लूप बनाया, एम्पियर लूप बनाया, सर्कुलर बनाया हमने सिमेट्री के लिए, है ना। एम्पियर्स लूप किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, बट जो यूजफुल होता है कैलकुलेशन में वो सिमेट्रिकल लूप ही होता है, ठीक है। तो हमने एक सर्कुलर लूप बनाया, जो वायर मान लो वर्टिकल प्लेन में है, जेड डायरेक्शन में, तो ये सर्कल XY प्लेन में है, ठीक है। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मान लो हमें पता होता है वायर के, है ना, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के वजह से किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड B कितना होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, मान लो ये रेडियस R है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है, तो I ये करंट अपान R साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब ये इनफाइनाइट है, ये देखो ये एंगल बनाते बनाते कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, इनफाइनाइट है, तो ये φ1 और φ2 दोनों 90 डिग्री लिया जाता है, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाता है, B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। ये आप लोगों को याद भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम जरा देखते हैं एम्पियर्स लॉ को कैसे आता है। ये इंटीग्रेशन B डॉट dl निकालते हैं, है ना, क्लोज्ड लूप के अराउंड, ठीक है। तो B कितना है हमारा, यहाँ निकाल चुके हम, म्यू नॉट I अपान 2 पाई R, ठीक है। अच्छा देखो B किधर है, B का डायरेक्शन किधर होता है,
इस पॉइंट पे राइट हैंड पाम रूल, थंब को करंट के डायरेक्शन में, चारों फिंगर्स को पॉइंट के डायरेक्शन में, पाम विल बी इनटू द पेज, बी की डायरेक्शन तो इनटू द पेज हो गया, ठीक है। और डीएल देखो, डीएल क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, है ना। डीएल कहीं मान लो ये इधर, ये इनटू द पेज हो गया, मतलब मान लो ये आपका जेड हो गया, इनटू द पेज को हमने एक्स मान लिया और राइट साइड को हमने वाई मान लिया, सॉरी इनटू द पेज को हमने वाई मान लिया, कोई भी चीज मान सकते हो, और राइट को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो डीएल किधर जा रहा है, वाई डायरेक्शन में। एक छोटा सा लेंथ यहाँ पे काट लो, एलिमेंट डीएल, ये डीएल किधर जा रहा है, इनटू द पेज जा रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना, तो मतलब डीएल भी इनटू द पेज जा रहा है और बी भी इनटू द पेज जा रहा है। डी और बीएल के बीच का एंगल कितना आ गया भाई, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा 0 आ गया। ये सब हम क्यों देख रहे हैं, ठीक है। तो ये थीटा 0 हमने निकाल लिया। ये क्यों निकाला हमने थीटा 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बी डॉट डी एल है, तो बी डॉट डी एल बी डी एल कॉस थीटा लिखना पड़ेगा ना, और थीटा कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे बी डी एल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू बी डी एल, ठीक है। डी एल यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डॉट डी एल का ये आ जाएगा, यहाँ देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई आर कांस्टेंट है, ये सब बाहर निकल आएगा, और इंटीग्रेशन डीएल अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, है ना, ऐसे सर्कल है तो डीएल 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 सबको जोड़ करके कितना आएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। इंटीग्रेशन डीएल अराउंड अ क्लोज्ड लूप 2 पाई आर आएगा, यहाँ पे रख दो, कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये देखो आई कौन सा आई है, इस लूप के इनसाइड करंट है आई, तो यहाँ पे आई इनसाइड लिख सकते हो, क्लियर है। आ गया आपका बायो-सावर्ट लॉ से एम्पियर्स लॉ, क्लियर है, इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं, ये डिराइव करने के लिए भी आता है, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फॉर द पर्पज ऑफ बोर्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर या स्ट्रेट वायर, है ना। एम्पियर्स लॉ का यूज करके इसको कैसे निकालेंगे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, ऑलरेडी हमें पता है इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, ठीक है। हमने बायो-सावर्ट लॉ से भी निकाला था, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, बट हम एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लेंगे जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। इससे आर डिस्टेंस पे यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट पी पे, तो इस पॉइंट को हम रेडियस मान करके, इस डिस्टेंस को हम रेडियस मान करके एक एम्पियर लूप ड्रॉ कर लेंगे, सर्कुलर एम्पियर लूप, ठीक है। अब मान लेंगे
कि इस पॉइंट पे बी मैग्नेटिक फील्ड जो है बी है ना। अच्छा अब देखो कुछ ऐसा है, आपका लूप एक्स वाई प्लेन में है, एक्सेस जो है ये करंट कैरिंग वायर जो है वाई जेड डायरेक्शन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब देखो करंट जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब फिर से हम देखेंगे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनटू द पेज होगा, ठीक है। अब देखो जस्ट मानो कि सर्कुलर लूप है, अब एकदम बोर्ड के साइड वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे हम देखेंगे है ना, करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मतलब इधर कितना आया, इनटू द पेज आया, इधर किधर आया, इधर आया, ठीक है। इसमें देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, पॉइंट ये हुआ, ठीक है, तो किधर आया, यहाँ पे देखो करंट जो है इधर है, ठीक है, इस पॉइंट पर हमें देखना है, ठीक है। फिंगर्स को ऐसे रखेंगे, किधर आया, मैग्नेटिक फील्ड आउट टू द पेज आ गया, ठीक है, आउट टू द पेज आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पे देखेंगे है ना, इस पॉइंट पे देखना हमें, तो क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, इधर आएगा। अभी यहाँ पे देखे थे ना, ये करंट कैरिंग वायर है, अब इस बोर्ड के, इस सर्कल के इस पॉइंट पे देखना है ना, तो ऐसे देखो थंब करंट के डायरेक्शन में, चारों फिंगर इधर और पाम जा रहा है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है। हम ये सब डायरेक्शन क्यों आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आप कहोगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इन साइड आई इन साइड। अब देखो करंट इन साइड तो आई ही है और कोई करंट तो है नहीं, तो हम यहाँ लिख लेंगे म्यू नॉट आई। बी डॉट डी एल, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई। कॉस थीटा क्या है, बी और डी एल के बीच का एंगल है। फिर वही बात देखो, यहाँ पे बी और डी एल दोनों एक डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो डी एल और बी एक डायरेक्शन में, डी एल जब इधर इस पॉइंट पे डी एल को इधर लेंगे हम, तो इस पॉइंट पे डी एल को इधर लेंगे, डी एल इस डायरेक्शन में, बी भी इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे देखो डी एल आउटवर्ड, बी आउटवर्ड, मतलब ऑलवेज थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पे थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा, एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, क्लियर है, 0 डिग्री होगा। अब क्या करोगे, यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई, इंटीग्रेशन बी डी एल, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बी हर एक पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर, यहाँ का डिस्टेंस भी, ये देखो ये रेडियस के बराबर, यहाँ का डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर, ये वाला डिस्टेंस भी ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस सबका सेम है, करंट भी सब सेम है, तो बी का मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। डायरेक्शन का खेल तो यहाँ कर दिया हमने, 0 डिग्री यहाँ ले लिए, ठीक है। अब हमें मैग्नीट्यूड देखना था, बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बाहर निकालोगे इंटीग्रेशन के, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से देखो अभी मैंने बताया था ये सर्कुलर लूप है, एम्पियर लूप, डी एल डी एल डी एल डी एल सबको जोड़ोगे तो उसका सर्कमफेरेंस तो आएगा, इंटीग्रेशन क्लोज लूप के अराउंड डी एल कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट स्ट्रेच करंट कैरिंग वायर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर एट आर डिस्टेंस। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड को निकाला यूजिंग एम्पियर्स लॉ, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
चलो अब हम थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं ना। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इससे r डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2πr। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देख रहे हो ना, B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड और r का ग्राफ बनाए, ठीक है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वेयर एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसी टाइप का है ना। यदि x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो उसका ग्राफ क्या बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे जैसे r बढ़ाते जाओगे b घटता जाएगा, है ना। तो केवल एक साइड में r, ठीक है ना, r नेगेटिव तो होगा नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव थोड़े ना हो जाएगा इससे, ठीक है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। तो आप इस ग्राफ को ऐसे बनाओगे कुछ, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, r इक्वल टू 0 पे टेंडिंग टू आर इन्फिनिटी, r इक्वल टू इन्फिनिटी पे टेंडिंग टू आर 0, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ बनेगा आपका। क्लियर है? चलो चलो सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन हॉलो सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर। ठीक है, अब देखो, मान लो एक सिलिंड्रिकल हॉलो कंडक्टर है ना। थिन है मतलब बहुत पतला, इसका मटेरियल जो है बहुत एकदम बाउंड्रीज पे है ना। और ये सिलेंडर का एक्सेस है, और ये जो इनफाइनाइट लेंथ का है, ये कितने लेंथ का है? इनफाइनाइट लेंथ का। ठीक है, अब देखो, इस सिलेंडर का रेडियस कैपिटल R है, सिलेंडर का रेडियस कैपिटल R है। अब 2-3 पॉइंट ले लेगा, एक्सेस से P पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल r। एक्सेस से Q पॉइंट पे, ये भी स्मॉल r डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, अभी हम बताएंगे। ये R हो सकता है, R हो सकता है, या इसके सरफेस पे 3 पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा जा सकता है। कह देगा फाइंड B एट, ठीक है, पार्ट A P when R is less than radius of cylinder, B at Q when R is greater than radius of cylinder, C at S surface पे, at S when R equal to R। ठीक है, ये 3 कंडीशन में आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ देगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? कैसे करें कैलकुलेट? हाँ देखो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं। यहाँ देखो, अब दूसरा डायग्राम बनाएंगे हम थोड़ा सा, ठीक है, ये इनफाइनाइट है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके एक्सेस से R डिस्टेंस पे हमने पॉइंट P लिया, इस पे हम बोलेंगे इसको B इनसाइड, है ना। इस BP को हम बोलेंगे B इनसाइड द सिलेंडर। अच्छा, अब देखो, इस सिलेंडर में करंट I फ्लो हो रहा है, इस सिलेंडर में करंट I फ्लो हो रहा है।
सबसे बड़ी चीज यही आपको समझना है कि जब मटेरियल इसके अंदर है ही नहीं, आप डीसी करंट पढ़ रहे हो, डीसी करंट यदि मटेरियल में ट्रेवल करता है, सरफेस पे भी ट्रेवल करता है और इनसाइड भी, लेकिन इनसाइड तो मटेरियल है ही नहीं, हॉलो है ये, है ना, तो मटेरियल है ही नहीं, तो आई कहाँ ट्रेवल करेगा, सरफेस पे ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इनसाइड हमने एक एम्पियर्स लूप बनाया, फिर हमने कहा चलो मान लिया इस पे बी इनसाइड है, तो इंटीग्रेशन बी इनसाइड डॉट डी एल है ना इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखो, अब करते करते आपको अंदाजा लग जाएगा, है ना, कि अब यहाँ पे भी देखो बी इंटू द पेज डी एल, बी डॉट डी एल जो है पैरेलल ही है, बी और डी एल पैरेलल ही है, तो बी डॉट डी एल सिंपल बी इंटू डी एल हो जाएगा, और हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस सेम है तो बी कांस्टेंट रहेगा एवरी पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड, तो बी इनसाइड को बाहर निकाल लोगे, इंटीग्रेशन यहाँ क्लोज लूप लगाना मत भूलना, ठीक है, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड कितना होगा, अरे भाई करंट तो केवल बाहर सरफेस पे चल रहा है, अंदर तो हॉलो है, मटेरियल ही नहीं है, करंट कहाँ से आएगा, जीरो, ठीक है। तो करंट आई इनसाइड कितना हो गया, जीरो इन दिस केस, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो बी इनसाइड इंटू डी एल टू पाई आर इक्वल टू जीरो, तो बी इनसाइड इक्वल टू जीरो। फर्स्ट पार्ट खत्म, बी इनसाइड मतलब बी एट पॉइंट पी जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, चलो अब देखो यहां पे सेकेंड पार्ट बी है ना, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे फिर से हम यही सिलेंडर बना लेते हैं, इसका ये एक्सेस है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्यू है। अब यहाँ पे यदि हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो ये सरफेस पे जो करंट जो है, जो टहल रहे हैं इस सरफेस पे, ठीक है, वो इस गॉसियन सॉरी एम्पियर्स लूप है ना, गॉसियन आ गए हम यहाँ पे, है ना, गॉसियन तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ठीक है, वहीं पढ़ा रहे होते हैं कभी क्लास में, तो कभी कभी वहीं सब चीज़ें आ जाती है यहाँ पे भी, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, हमने एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ किया, ठीक है, एम्पियर्स लूप आपने ड्रॉ कर दिया। अब ये करंट जो टहल रहे हैं सरफेस पे, है ना, वो इस एम्पियर लूप के अंदर आ गए। अब देखो बार बार नहीं बताऊंगा कि बी और डी एल पैर सेम है, थीटा सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बी हर एक पॉइंट पे सेम होगा, ये भी बार बार नहीं बताऊंगा, तो बी इंटू कितना डिस्टेंस, कितना लूप का लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर, बी इंटू इसको आउटसाइड बोल दे हम पॉइंट क्यू वाले को, तो बी आउटसाइड इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब तो ये टोटल करंट ही इस लूप के अंदर आ गया ना, तो आई इनसाइड आई के बराबर, तो यहाँ से बी आउट कितना निकल गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये तो वहीं आ गया जो एक स्ट्रेट वायर का, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का था, आना ही चाहिए था ये, ठीक है ना, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए जस्ट एक स्ट्रेट वायर की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो बी आउट इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब सरफेस पे पूछेंगे, जब r इक्वल टू आर, तो इसी फॉर्मूला में थर्ड केस में सी पार्ट में आप क्या करोगे, व्हेन r इक्वल टू आर, तो b एट द सरफेस बी एस कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बी एट द सरफेस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और देखो इसके पहले 0 था और इसके बाद जो है घट रहा है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैक्सिमम कहाँ होगा, सरफेस पे ही तो होगा, नहीं समझे।
इसके पहले 0 था, और इसके बाद जब r हम इससे बड़ा ही तो लेंगे, इस r से बड़ा ही तो स्मॉल r होगा। और जैसे ही बड़ा होता है हम देख रहे हैं कि b 1/r के प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो जैसे जैसे हम r बढ़ाएंगे तो b घटता जाएगा, मतलब जैसे हम सरफेस के आगे चले b घटता जाएगा, सरफेस के पीछे चले मतलब अंदर चले b 0 था, तो मैक्सिमम कहाँ हुआ? सरफेस पे। कितना? μ0I/2πr। तो आप कह सकते हो b एट द सरफेस जो होता है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है μ0I/2πr। अब इसका ग्राफ समझाऊंगा मैं, ठीक है? नोट करो, इतना नोट करो। चलो इसका ग्राफ देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा है ना। मान लो ये हमारा थिन हॉलो सिलेंडर है, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर। ये सिलेंडर का ये डिस्टेंस r है, और इस सिलेंडर के एक्सेस पे ही हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का चेंज दिखा देते हैं ना। यहाँ पे इस एक्सेस पे b जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये रेडियस इसका r है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस r = r है। इसके पहले b कितना था? इसके पहले b मतलब सरफेस के पहले r = r के पहले इनसाइड b 0 था, तो ये हो गया आपका फील्ड 0, ठीक है। अब देखो जैसे ही सरफेस पे आया b मैक्सिमम हुआ, कितना हुआ? मान लो यहाँ पे आ गया भाई, ये वाला b यहाँ पे आ गया, ये b मैक्स है, ये है ना, b मैक्स है ये, और कितना है ये? μ0I/2R। अब इसके बाद से जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ये v प्रोपोर्शनल टू 1/r के हिसाब से चेंज हो जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह। क्लियर है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे b प्रोपोर्शनल टू 1/r है, यहाँ b आउट कह सकते हो, और b इनसाइड कितना है? 0 है, और ये b एट द सरफेस है जो b मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 0 कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे जंप होगा, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, फिर यहाँ से यहाँ ब्रेक होगा इसकी कंटिन्यूटी, और फिर ये यहाँ ऐसे डिक्रीज करेगा। तो ये b और r का ग्राफ है फॉर अ थिन करंट कैरिंग हॉलो स्फीयर, ठीक है, सॉरी हॉलो सिलेंडर, थिन करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यही एप्लीकेशन ऑफ, अभी बहुत सारी चीज़ें बची है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। उसमें हम जो है सॉलिड सिलेंडर के वजह से इनसाइड बी आउटसाइड बी सरफेस पे डिस्कस करेंगे। कब? जब सॉलिड सिलेंडर हो, ठीक है ना। इसी में बता दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ सब नोट कर लेना, मिटा देना इसमें बाबू, इसको मैं गंदा करने जा रहा हूँ अब, ठीक है। चलो तो ये देखो सॉलिड है, इनफाइनाइट सॉलिड, इसका मतलब समझ रहे हो, जब इसमें करंट जाएगा ना तो ये पूरा क्रॉस सेक्शन के ओवर ट्रेवल करेगा, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसकी करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी जो होगा इसका क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यदि करंट हमने कांस्टेंट दे दिया है तो, है ना, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म दे दिया है तो हर एक पॉइंट पे, हर एक क्रॉस सेक्शन पे करंट ट्रेवल करेगा। डीसी करंट आल्सो ट्रेवल इनसाइड द मटेरियल कंडक्टर, ठीक है। तो ये हर जगह जाएगा। अब इनसाइड निकालेंगे हम,
करंट डेंसिटी के कंसेप्ट से या यूनिटरी मेथड से, आउटसाइड के लिए भी निकालेंगे, सरफेस के लिए भी निकालेंगे। और इतना ही नहीं, यदि हम करंट डेंसिटी का भी दे देंगे कि जे नॉट इज वेरिंग एट जे इज वेरिंग एट जे नॉट इंटू आर या जे नॉट प्लस बाई आर, इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन दे दिया, तब भी हम ना, अभी तो यहाँ पे यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, करंट डेंसिटी वेरिएबल भी दे सकते हैं, फिर भी इनसाइड और आउटसाइड और सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकते हैं। इस लेवल तक आपको चलना है। क्लियर है? तो ठीक है, आज लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। बने रहो मेरे साथ और सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो, देखते रहो। ठीक है, थैंक यू।